हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों हम मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, वैसे अगर बात की जाए तो यह चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर वे पे बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है दोस्तों। ये आज हमारी पहली क्लास है। आपको स्टार्टिंग से, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी के थ्रू आज हम देखेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को भी लाइक मत करिएगा। आप वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें बिल्कुल लाइक करिए, और अगर पसंद नहीं आता, कोई कमी रह जाती है तो आप डिसलाइक करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हमें क्या सुधार इसमें करना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश बहुत हम पढ़ते हैं अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग मैटर दिए रहते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और यहाँ से प्रश्न भी बहुत बनते हैं दोस्तों। आप जेल पुलिस में बात करेंगे तो जेल पुलिस में अभी तक जो पेपर होते थे दोस्तों, जिसमें 20 नंबर का सामान्य ज्ञान आता था दोस्तों, जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन MPGK के होते थे। जी हाँ दोस्तों, पुराने पेपर आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा PB की वेबसाइट से, तो आप देखेंगे MPGK के 19 से 20। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेपर में एक कम हुआ तो कोई, बाकी 20 के 20 क्वेश्चन MPGK के आए हुए हैं। इसी तरह जो MP पुलिस है दोस्तों, उसमें भी आप देखोगे तो 15 से 20 नंबर का वेटेज MP का होता है। वहीं अगर बात करते हैं MPPSC की, तो इस साल जो दोस्तों प्रीलिम्स हुआ था उसमें 33 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 33 क्वेश्चन केवल MP से आए थे। तो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप MPSI ले लो, चाहे MP पुलिस ले लो, चाहे पटवारी ले लो, संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, कुछ भी आप ले लो, मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमको अपने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। साथ में हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसके बारे में भी हमें भौगोलिक राजनीतिक चीज़ें पता होनी चाहिए, एक सामान्य ज्ञान के तौर पर भी दोस्तों। क्योंकि आप जिस क्षेत्र पे रह रहे हो, आपको उस क्षेत्र के कल्चर के बारे में, रहन सहन के बारे में, मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को आप जल्दी से अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों हमारे साथ प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलिएगा। दोस्तों क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन आपको जितना फैक्ट दिया जाएगा 100% श्योर और सत्यता के साथ दिया जाएगा। तो दोस्तों चूंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं पहले से बना करके तैयार है। अब आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो आज हम देखने वाले हैं गठन, जैसे कि आप ऊपर देख ही रहे होंगे, आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के गठन की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का गठन 3 चरणों में हम मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ेंगे। तो अगर बात करते हैं पहले चरण की, तो देखिए पहला जो चरण है प्रथम चरण। तो अगर प्रथम चरण की बात करें दोस्तों, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में हम देखेंगे 1947 से, जी हाँ दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1956 तक की कहानी। 1947 से, सन 1947 से 1956 तक की कहानी। दूसरी चरण पे अगर बात की जाए दोस्तों, तो द्वितीय चरण पे अगर बात की जाए, तो द्वितीय चरण पे हम देखेंगे द्वितीय चरण में हम देखेंगे दोस्तों 1956 से लेकर के सन 2000 तक की कहानी, सन 2000 तक की कहानी। और जो तीसरा चरण यानी कि जो थर्ड फेज होता है, तृतीय चरण, तो तृतीय चरण में हम देखने वाले हैं, तृतीय चरण में हम देखने वाले हैं दोस्तों सन 2000 से वर्तमान स्थिति, वर्तमान तक की स्थिति, वर्तमान तक। मतलब दोस्तों अगर बात की जाए तो पहले मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 1947 से लेकर के 1956 तक को देखेंगे। उसके बाद हम 1956 से सन 2000, और तृतीय चरण जो होता है सन 2000 से वर्तमान स्थिति तक। अब आप
सोच रहे होंगे कि सर ये इसको 3 चरण में पढ़ने की क्या आवश्यकता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, अगर प्रथम चरण की बात की जाए तो 1947 से पहले क्या होता था, जब हमारा देश आजाद होता है तो उस समय क्या होता है कि कई छोटी छोटी देशी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहती हैं। उसी तरह अगर बात की जाए तो इसमें द्वितीय चरण में तो फिर आप देखोगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, और राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद आप देखोगे सन 2000 तक क्या होता है कि जाकर के अलग अलग जिले बनते हैं, अलग अलग समितियां बनती हैं। उसके बाद यहां से सन 2000 में क्या होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो सन 2000 से कहानी चालू हो जाएगी। उसके बाद फिर सन 2000 के बाद निरंतर मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले बनते रहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम फेज यानी कि प्रथम चरण के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम चरण। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रथम चरण को देखने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो देखिए, प्रथम चरण जब मध्य प्रदेश हमारा क्या होता है, जब देश आजाद होता है। जब देश आजाद होता है, आप सभी को पता है हमारा देश कब आजाद होता है, तो आपको पता है 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद होता है, ब्रिटिश के गुलाम था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहां से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बन जाते हैं। राज्य बात की जाए या देश को राज्य भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्वतंत्र रियासतें भी होती हैं। तो जब हमारा देश आजाद होता है दोस्तों, तो वहां पे जो स्वतंत्र देशी रियासतें थी उनके पास 3 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प दिया गया था कि अगर वह चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं। दूसरा विकल्प दिया गया था अगर वह चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। और जो तीसरा विकल्प यह था, जो रियासतें चाहे तो खुद को स्वतंत्र अस्तित्व में भी रख सकती हैं। तो यह कंडीशन चलती रही। अब देखिए, जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो क्या स्थिति होता है, इसमें 2 तरह के, जिसको अखंड भारत कहते हैं, इसमें 2 तरह के भूभाग थे। पहला भूभाग था दोस्तों ब्रिटिश अधिकृत, मतलब कि जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिश का शासन था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासन होता था। और दूसरा जो भूभाग था दोस्तों, वह क्या था, रियासतें थी। तो दोस्तों जो ब्रिटिश अधिकृत जो क्षेत्र था, तो उसको डायरेक्टली भारत में तो शामिल कर लिया गया था। अब जो स्वतंत्र रियासतें थी उस समय अगर बात की जाए दोस्तों, तो कुल भारत में कितनी, तो आप बताओगे सर 565। जी हाँ दोस्तों, 565 देशी रियासतें थी। डायरेक्टली जो ब्रिटिश शासित अधिकृत जो क्षेत्र थे उनको तो डायरेक्टली भारत में मिला लिया गया, और जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे वो उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन जो देशी रियासतें थी उस समय भारत में टोटल, भारत वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, भारत वाले क्षेत्र में कितनी थी, 565 थी। इसमें से क्या होता है दोस्तों, इन 565 में से आप देखोगे कि चूंकि उनको विकल्प यह था रियासतों को कि आप चाहे भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर बात की जाए तो 13 रियासतें जो थी वह कहां चली गई, पाकिस्तान पे। 13 रियासतें कहां चली गई, पाकिस्तान में। बची कितनी, 565 में से 13 घट गई, बची कितनी, तो आप बोलोगे सर 552 देशी रियासतें भारतीय क्षेत्र पे बची। अब देखिए यहां से रोल होता है दोस्तों किसका, तो आपको पता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री होती है और उन्हें क्या किया जाता है, देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो क्या करते हैं, यहां से देखिए इन्होंने क्या किया, सभी को समझा बुझा करके यहां से इन्होंने 549 रियासतों को तो भारत में शामिल कर लिया। जी दोस्तों, इनको मना करके 549 रियासतों को तो भारत में शामिल कर दिया। उसके बाद 3 बड़ी रियासतें, दोस्तों बड़ी रियासतों की बात हो रही है, 3 बड़ी रियासतें यहां से बचती हैं। क्योंकि भाई 552 में से 549 तो भारत में शामिल हो गई, अब बची 3 कौन कौन सी बची, तो आपको पता होगा। पहली जो थी वो थी जम्मू कश्मीर। जो दूसरी रियासत थी दोस्तों वह थी जूनागढ़, और जो तीसरी रियासत थी दोस्तों वह थी हैदराबाद।
इन 3 रियासतों को बाद में दोस्तों बाद में भारत में शामिल किया गया, जैसे कि आप पॉलिटी में इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो जो जम्मू कश्मीर थी दोस्तों उसको विलय पत्र के द्वारा, जो जूनागढ़ थी इसको जनमत संग्रह के द्वारा, और जो हैदराबाद थी इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा क्या करते हैं, भारत में शामिल कर लेते हैं। यहां तक तो चीजें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब हमारा देश तो यहां से आजाद हो चुका होता है 15 अगस्त 1947 में, और उसी वक्त क्या होता है, हमारे संविधान निर्माण का कार्य भी चलता रहता है। संविधान निर्माण का कार्य आपको पता है कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसमें अलग अलग वाचन होते हैं इसी टाइम पीरियड पे। तो इसी टाइम पीरियड पे संविधान निर्माण का भी कार्य चलता रहता है। अब संविधान निर्माण का कार्य जब चलता रहता है दोस्तों, तो वहां पे एक मुद्दा उठता है। मुद्दा ये उठता है कि भारत के राज्यों का गठन कैसे किया जाए, भारत के राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो दोस्तों वहां पे लोगों का 2 मत था, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। वहां लोगों का 2 मत था, इतना क्लियर है। अब देखिए, जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था तो वहां पे लोगों का 2 मत था। पहला मत क्या था, देखिए गठन कैसे हो, तो गठन के लिए 2 मत थे। लोगों में जो भी वहां के सदस्य थे उनमें 2 मत थे। पहला, जो राज्य है उनका गठन कैसे किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, प्रशासनिक आधार पर, और जो दूसरा था वो था भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर। तो दोस्तों इसमें लोगों में क्या हुआ, आपस में मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया आपस में कि भाई गठन राज्यों का कैसे किया जाए, प्रशासनिक आधार पे किया जाए या भाषाई आधार पे किया जाए। तो दोस्तों क्या होता था, जब हम पे किसी बात पे संशय होती थी हमारे संविधान में या आज भी, तो क्या करते हैं, इसके लिए एक कमेटी बैठा दी जाती है, एक आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या किया जाता है, यहां पे देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, यहां पे किया जाता है एक आयोग का गठन। जी हां दोस्तों, आयोग का गठन, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं धर आयोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, धर आयोग। धर आयोग का गठन किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, धर आयोग का गठन किया जाता है। किसके लिए, यह जांच करने के लिए कि राज्यों का जो विभाजन है वह भाषा के आधार पर हो या तो भाषाई आधार पे हो। तो इसके लिए दोस्तों धर आयोग बनता है। धर आयोग बनता है, कब बनता है, चूंकि यह बात थी, कब की बात थी दोस्तों, 1947 की। तो 1947 के टाइम ही बनती है और इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब देता है ये अपनी, तो यह अपनी दोस्तों रिपोर्ट, अगर बात की जाए कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों कि रिपोर्ट कब बनती है, तो रिपोर्ट आप देखोगे नवंबर कब बनती है दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, नवंबर 1948 में। नवंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में रखी, जिसने कहा दोस्तों चूंकि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ हर एक क्षेत्र की अपनी लोकल भाषा है, अपने लोकल कल्चर हैं, तो इस तरह से अगर बात करेंगे दोस्तों तो भारत तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, तो ऐसा तो सही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। तो ठीक है, जब ऐसा उन्होंने कहा तो फिर भी लोगों में मतभेद था। अब इन्होंने जो रिपोर्ट रखी, अब उस रिपोर्ट की जांच के लिए दोस्तों, ये रिपोर्ट तो इन्होंने रख दी धर आयोग ने, अब इसकी जांच के लिए पुनः एक आयोग बनाया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट जो बोल रही है वह सच सही है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए दोबारा एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग। अब देखिए जेवीपी आयोग, अगर बात की जाए जेवीपी आयोग में, तो इसमें कौन कौन प्रमुख सदस्य थे, तो आप देखोगे जे का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे व्यक्ति कौन थे, पहले हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो तीसरे व्यक्ति दोस्तों आप बोलोगे पी, कौन से थे, आप बोलोगे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्होंने क्या किया, इन जो धर आयोग थी उसके जांच के लिए एक गठन किया गया और इन्होंने
इसकी अच्छे तरीके से जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि जो धर आयोग ने बोला था कि देश का विभाजन भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, उसी को टिक कर दिया, उसकी रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया, पास कर दिया। जब उन्होंने इस रिपोर्ट को पास कर दिया तो आगे क्या चलता है, आगे की कहानी देखिएगा। आगे की कहानी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है दोस्तों। जल्दी से बताइए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, जब तक मैं कमेंट देखता हूं जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं। इतना क्लियर है। अब देखिए जब इसने इस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया, अप्रूवल दे दिया, तो यहां तक कहानी क्लियर है। अब क्या होता है देखिए, यहां तक जब कहानी शुरू हो गई, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ संविधान, संविधान लागू हो गया कब, आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 को। अब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। जब 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो गया तो उस समय दोस्तों राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांट दिया गया था और इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था दोस्तों, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरे देश को, ना केवल मध्य प्रदेश को, चूंकि मध्य प्रदेश भी तो भारत का हिस्सा था ना, तो ना केवल भारत को बल्कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पूरे देश को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो दोस्तों इसी तरह ये संविधान का पार्ट आप पॉलिटी में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसी बंटवारे के अंतर्गत हम देखते हैं अपने मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमको डाइवर्ट नहीं होना है, नहीं तो अभी हम पॉलिटी में चले जा रहे थे। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारे देश में ये अलग अलग पार्ट डिवाइड हो गए। अब देखिए बहुत अच्छे से तरीके से आप देखिएगा इसे कैसे डिवाइड किया गया। तो देखिए जो पार्ट ए था दोस्तों, जो पार्ट ए था, समझिएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जो पार्ट ए में दोस्तों ऐसे राज्य रखे गए के अंतर्गत आते थे, पार्ट ए के अंतर्गत, जो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में थे और बड़ी रियासतें थी, मतलब जिन पे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत डायरेक्टली ब्रिटिशों का शासन था, ऐसे राज्यों को कहां पे रखा गया, पार्ट ए में, पार्ट ए में रखा गया। ठीक है ना दोस्तों, पार्ट ए में आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली भारत शासन अधिनियम, या आप बोलोगे ब्रिटिश शासित प्रदेश। यहां पे लिख लीजिए पार्ट ए में कौन रखा गया था, ब्रिटिश शासित प्रदेश या राज्य। ठीक है, वहीं अगर पार्ट बी में बात कीजिए दोस्तों, पार्ट बी में बड़ी रियासतें थी। कौन सी रियासतें थी, बड़ी रियासतें। बड़ी रियासतें पार्ट बी में रखी गई थी। पार्ट सी में क्या थी दोस्तों, छोटी छोटी रियासतें थी। पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतें थी। और जो पार्ट डी था दोस्तों, वहां पे केवल अंडमान और निकोबार को रखा गया था। ये आपको कई बार पेपर में पूछा गया है। पार्ट डी के अंतर्गत कितने राज्य आते थे, तो याद रखिए केवल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह यहां पे आते हैं। तो अब इसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि जब पूरा देश प्रशासनिक सुविधा के आधार पे 4 पार्ट में बटा था, उसी तरह हमारा मध्य प्रदेश उस समय मध्य प्रदेश नाम से नहीं जाना जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था पूरा, ये देखिए, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी आता था और कुछ महाराष्ट्र का पार्ट भी मध्य प्रदेश में आता था। तो ये सारी कंडीशन थी। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए पार्ट ए में, तो देखिए मैंने क्या बोला, जहां ब्रिटिश शासित प्रदेश थे, डायरेक्टली ब्रिटिश शासित जो प्रदेश थे उसको पार्ट ए में रखा गया।
अब देखिए सबसे पहले पार्ट ए, तो पार्ट ए की राजधानी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। बहुत अच्छे तरीके देखिए, पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। अब बात की जाए यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो देखिए महाकौशल पार्ट ए के अंतर्गत आता था, बघेलखंड पार्ट ए के अंतर्गत आता था, बरार या सीपी बरार प्लस छत्तीसगढ़ प्लस दंडकारण्य, ये वाले क्षेत्र पूरे के पूरे पार्ट ए के अंतर्गत आते थे। इतना क्लियर है? ये पूरा महाराष्ट्र वाला, इधर नागपुर विदर्भ ये वाले क्षेत्र, और इधर छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा, ये किसके अंतर्गत आता था? तो पार्ट ए के अंतर्गत आता था। क्लियर है? पेपर में एक बार दोस्तों पूछा था महाकौशल किस पार्ट के अंतर्गत आता था, फिर एक बार पेपर में पूछा था दंडकारण्य किस पार्ट के अंतर्गत आता, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखिए पार्ट ए के अंतर्गत महाकौशल, बघेलखंड, सीपी बरार और जिसे हम क्या कहते थे? नागपुर विदर्भ और दंडकारण्य, ये प्रमुख आपको याद रखना रियासतें जो डायरेक्टली किसके अंतर्गत थी, तो आप बोलोगे डायरेक्टली ब्रिटिश शासित थी, डायरेक्टली ब्रिटिश शासित थी। इसे ही सेंट्रल प्रोविडेंस भी कहा जाता था। जो पार्ट ए था इसे सेंट्रल प्रोविडेंस भी कहा जाता था। अब देखिए मैंने क्या बोला, बड़ी रियासतें आती थी पार्ट बी में। पार्ट बी में बड़ी रियासतें थी, मतलब कि बड़ी रियासतों के अंतर्गत ये पूरी की पूरी पार्ट बी की जो बड़ी रियासत थी ये आती थी, जिसे हम मालवा संघ भी कहते थे। ये मालवा प्रदेश होता है दोस्तों, इसे हम मालवा संघ के नाम से भी जानते हैं, मालवा संघ के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि आप देखोगे पार्ट बी में के अंतर्गत कौन होता था दोस्तों, तो आप बताओगे पार्ट बी के अंदर मालवा संघ आता था, जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर दोनों थी, इंदौर और ग्वालियर दोनों थी। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया हैं, इनका आपस में मेल नहीं खाता था, इनमें आपस में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो चाहते थे कि ग्वालियर राजधानी बने, और जो इंदौर के होलकर थे वो चाहते थे इंदौर राजधानी बने। तो इसी आपसी मतभेद को हटाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि चलिए 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर को हम राजधानी घोषित करते हैं। तो याद रखिएगा इंदौर जो थी वह ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, और जो ग्वालियर थी वह शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, तो पार्ट एक बी की राजधानी आपको याद रखना है इंदौर ग्वालियर। क्लियर? इतना पार्ट बी की, पार्ट ए की राजधानी नागपुर। अब बात करोगे पार्ट सी में, तो पार्ट सी वाले क्षेत्र को कहा जाता था दोस्तों विंध्य प्रदेश। देखिए ये छोटी रियासत थी, बोला था ना छोटी छोटी रियासतें पार्ट सी में आती थी। तो पार्ट सी के अंतर्गत कौन आता था? पार्ट सी की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी हुआ करती थी रीवा, इसे कहते थे विंध्य प्रदेश, इसे कहा जाता था विंध्य प्रदेश। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? जल्दी कमेंट करिए, इसे कहा जाता था विंध्य प्रदेश। तो पार्ट ए हमने क्या देखा, जिस तरह पूरा देश 4 पार्टों में डिवाइड था, उसी तरह हमारा मध्य प्रदेश भी डिवाइड था। तो दोस्तों पार्ट डी आप भूलिए, क्योंकि पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, इसलिए पार्ट ए बी सी ही आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। तो पार्ट ए भी क्षेत्र समझ में आ गया। पार्ट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर, ठीक है ना, नागपुर उस समय, चूंकि मध्य प्रदेश में भी ये बात कब की है, जब हमारा संविधान लागू हो गया था उसके बाद की। अब पार्ट बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख रियासतें आती थी? इंदौर और ग्वालियर, जहाँ के शासकों में आपसी मतभेद था, इस कारण से 6-6 महीने की राजधानी घोषित की गई। पार्ट सी में क्या था? पार्ट सी की विंध्य प्रदेश कहलाता था, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, याद रखिएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब बहुत बुक्स में ये दिक्कत रहती है दोस्तों बहुत लोगों का, कि भोपाल को किस पार्ट में रखा गया था। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि भोपाल को किस राज्य में रखा गया है, और लोग गलत करते हैं, मतलब कंफ्यूजन रहता है कि कहां पे रखते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कि जो भोपाल था वह पहले क्या था, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो भोपाल अपने आप को स्वतंत्र राज्य मानता था। अपने आप को मैंने क्या बोला था, एक रियासत थी। तो चूंकि पहले ही बोला गया था कि जब आप देखोगे माउंटबेटन जो आए थे, तो माउंटबेटन जो योजना थी, माउंटबेटन के अंतर्गत ही देखोगे कि यहाँ पे किया गया था, अलग अलग राज्यों का बंटवारा किया गया था, भारत और पाकिस्तान। और जो देशी रियासतें थी उनको क्या बोला गया था, आप अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो भोपाल उस समय अपने आप को स्वतंत्र रियासत मानता था, ठीक है ना, उस समय अपने आप को स्वतंत्र मानता था, मतलब कहता था कि हम स्वतंत्र हैं। तो यह बात जब वहां की जनता को पड़ती है दोस्तों,
जब यह बात वहां की जनता को पता चलती है कि भोपाल अपने आप को अलग घोषित करता है तो जनता में विद्रोह होने लगा। जनता में वहीं के शासक के खिलाफ ही विद्रोह होने लगा। जब विद्रोह होने लगा तो याद रखिए कि भोपाल का शासक कौन था। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल का शासक कौन था, आप बोलोगे हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान उस समय भोपाल का शासक था। यह अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व में रखना चाहता था, लेकिन वहां की जनता ने ही विद्रोह कर दिया, जिस कारण से याद रखें कि जिस कारण से इसको क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो पट्टाभी सीतारामैया थे, उस समय के तो चाणक्य थे तीनों, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 जून सन 1949 को, याद रखिएगा डेट, 1 जून सन 1949 को, यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है, 1 जून 1949 को भोपाल का भी विलय कर लिया गया। किसमें? मध्य प्रदेश में। अब बोलोगे भोपाल का विलय कर लिया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के किस पार्ट में? तो याद रखिएगा छोटी रियासत थी, मतलब कि छोटी रियासत थी, तो पार्ट सी के अंतर्गत आता था भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट किसके अंतर्गत आता था? तो याद रखिएगा पार्ट सी के अंतर्गत आता था। क्लियर है? क्योंकि छोटी रियासत थी, इतना आप याद रखिएगा। बहुत बुक्स में आप देखोगे भोपाल को एक अलग से पार्ट डी में दर्शा देते हैं। मैं बुक का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि पार्ट डी में तो केवल एक ही था। वह कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखिएगा भोपाल का जो शासक था हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला खान ने 1 जून सन 1949 को क्या कर दिया गया था, जनता ने विद्रोह किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसे भी क्या किया गया, मध्य प्रदेश में शामिल करके पार्ट सी के अंतर्गत इसको रख दिया गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो देखिए हमारा संविधान लागू हो गया, पार्ट कंप्लीट हो गए। अब यहां तक की एक बार सारांश को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बोला कि हम मध्य प्रदेश को 3 चरणों में पढ़ने वाले हैं। पहला चरण क्या होगा? आप बोलोगे सर 1947 से 1956 तक। दूसरा चरण 1956 से सन 2000 तक। जो तीसरा चरण होने वाला है 2000 से वर्तमान स्थिति। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो वहां पे जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत क्या बोला गया था कि जो वहां की स्वतंत्र रियासतें थी वह चाहे अपने आप को भारत में शामिल करें, चाहे अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करें, या अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। ठीक है ना? तो रियासतों ने क्या किया, उस समय भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र था वहां पे आती थी कितनी दोस्तों? आप बोलोगे सर 565 रियासतें। 565 रियासतें आती थी, तो 565 रियासतों में से 13 रियासतें चली गई पाकिस्तान में, क्योंकि भाई स्वेच्छा से चली गई थी, उस योजना में कहा गया, उस रिपोर्ट में। उसके बाद बची दोस्तों कितनी? 552। तो 552 जो रियासतें थी उनको प्रलोभित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपने भारत में मिला ली गई। 552 में से कितनी? 549। 549 में से क्या होता है दोस्तों? 3 रियासतें अभी बच के रह जाती हैं। कौन कौन सी बड़ी रियासतें? जम्मू कश्मीर पहली, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। फिर इनको क्या किया जाता है दोस्तों? इनको फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इनको भी समय समय पर प्रलोभित किया जाता है, लेकिन ये जल्दी नहीं मानते हैं, लेकिन इंडोफिंड मान जाते हैं। तो अगर बात की जूनागढ़, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिला लिया गया। उसी तरह अगर बात करते हैं तो हैदराबाद को तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब बचता है जम्मू कश्मीर, तो वहां के जो प्रमुख शासक प्रमुख थे उनके द्वारा विलय पत्र में मिला लिया गया हस्ताक्षर करके। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे संविधान जब हमारा लागू नहीं हुआ था वहां पे ये बात हो गई थी कि हमारे राज्यों का गठन कैसा हो। तो वहां पे स्थिति ये थी कि या तो भाषा के आधार पर गठन किया जाए या तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो फिर इसकी जांच के लिए क्या हुआ गया कि किस तरह के रिपोर्ट रखी जाए, तो इन्होंने क्या किया, एक आयोग बनाया। आयोग का नाम क्या था? धर आयोग, कृष्णधर आयोग। अगर पूरे की बात की जाए नाम कृष्णधर आयोग, ठीक है ना। तो कृष्णधर आयोग बनाया गया कि जाइए आप जांच करिए, आपस में संविधान सभा के जो सदस्य हैं आपस में लड़ रहे हैं कि भाषा, देश का जो राज्यों का गठन हुआ है भाषा के आधार पर हो या प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो धर आयोग जाता है और जांच को करता है। जांच करने के बाद देखता है भारत क्या है, अनेकता में एकता वाला देश है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने बैठेंगे तो भारत में छोटे छोटे राज्य, रियासतों से भी छोटे छोटे राज्य आएंगे।
तो बोला ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट दी, बोली कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाएगा, बल्कि किसके आधार पर किया जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है, फिर उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक कमेटी बनती है, जिसे JBP कमेटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी जांच किया और जांच में पाया कि धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि भारत तो अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ पे पल पल पे भाषा, पल पल में संस्कृति, कल्चर सब बदलते हैं। तो अगर बांटेंगे दोस्तों तो छोटी छोटी रियासतें 2-2, 4-4 वर्ग किलोमीटर की आएंगी, तो ऐसे में क्या होगा, एकता में क्या होगा, हमारे देश की जो एकता है और अखंडता है उसमें कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगा, आपस में ये लड़ते मरते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी रिपोर्ट को क्या कर दी, एस कर दी, और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उस समय हमारे देश की ये स्थिति थी कि पार्ट प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में गठित किया गया, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो प्रदेश आते थे, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो ब्रिटिश के अधिकृत डायरेक्टली क्षेत्र आते थे, डायरेक्टली नियंत्रण में आते थे, पॉलिटी में आप डीप में पढ़ोगे, तो उनको क्या रखा गया, पार्ट ए के अंतर्गत। पार्ट बी के अंतर्गत क्या किया गया, बड़ी बड़ी जो रियासतें थी, और पार्ट सी में जो छोटी छोटी रियासतें थी। तो इसी तरह क्या किया गया दोस्तों, और पार्ट डी में अंडमान निकोबार समूह केवल। उसी तरह जब पूरा देश पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था, तो उसी तरह हमारा मध्य प्रदेश भी पार्ट ए बी सी और में ही बटा हुआ था। ठीक है ना, 3 पार्ट में ही बटा हुआ था, डी नहीं था, याद रखिए, डी में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। इतना आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब आप देखोगे कि जब मध्य प्रदेश की हमने स्थिति पढ़ी कि जो पार्ट ए था, यहाँ पे प्रमुख कौन कौन सी बड़ी रियासतें थी, या बात की जाए तो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था, इसे सेंट्रल प्रोविडेंस कहा जाता था उस समय, और इसी पे सीपी बरार, महाकौशल, बघेलखंड, महाकौशल मतलब जबलपुर वाला क्षेत्र, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और इधर के विदर्भ वगैरह क्षेत्र आते थे। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप देखोगे कि पार्ट बी में इन मालवा संघ, ये पूरा का पूरा मालवा संघ कहलाता था, जो मालवा क्षेत्र अभी आपका कहलाता है। यहाँ पे इंदौर और ग्वालियर 6-6 महीने की राजधानी हुआ करती थी। पार्ट सी के अंतर्गत कौन आता था, रीवा या विंध्य प्रदेश, और फिर बाद में आप देखोगे भोपाल को भी पार्ट सी में शामिल कर लिया गया था। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सब काम ठीक चल रहा होता है। जब सब काम ठीक चल रहा होता है दोस्तों, तो क्या होता है, आप देखोगे चुनाव होते हैं। ठीक है ना, 1952 में आम चुनाव होते हैं। ठीक है ना, उसी समय चुनाव में जब लोग प्रचार प्रसार पे लगे होते हैं, तब आप देखोगे एक जो तेलुगु नेता थे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तेलुगु नेता थे आंध्र प्रदेश के, पोट्टी श्री रामुलु। जी हाँ दोस्तों, पोट्टी श्री रामुलु, हंसिएगा नहीं, पोट्टी नाम ही था, पोट्टी श्री रामुलु। तो पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया, उन्होंने तेलुगु भाषी क्षेत्र के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम के एक अलग से राज्य की मांग को रख दी, अलग से राज्य की मांग को रख दी, और वह आमरण अनशन पर बैठ गए। वह आमरण अनशन पर बैठ गए, और जब आमरण अनशन पर वो बैठ जाते हैं तो क्या होता है, 58 दिन तक वो अनशन पे बैठे रहते हैं, और 58 दिन आमरण अनशन करने के बाद 58वें दिन उनकी हो जाती है मृत्यु। कब हो जाती है दोस्तों उनकी मृत्यु, आप बोलोगे 15 दिसंबर सन 1952। 15 दिसंबर सन 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन और उग्र हो जाता है। आंदोलन और उग्र हो जाता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, इसी आंदोलन को दबाने के लिए फिर एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग और फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अध्ययन किया, और फिर जा करके आप देखोगे कि 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बनता है। अब देखिए, वहां तक की कहानी जानने से पहले थोड़ा सा हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के राज्य प्रमुखों के बारे में जान लेते हैं। तो ये तो भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में था। अब देखिए मध्य प्रदेश के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन कौन से आते थे, तो आप बोलोगे पार्ट ए के अंतर्गत आता था महाकौशल, महाकौशल, सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, बरार,
दंड दंड कारण्य दंड कारण्य, ठीक है ना, विदर्भ, ये प्रमुख क्षेत्र आते थे। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों राजधानी की, तो राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर, राजधानी हुआ करती थी नागपुर। पार्ट बी की बात की जाए तो यहां पे कौन सा आता था? आप बोलोगे बड़ी रियासतें, मतलब कि मालवा संघ, मालवा संघ। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? राजधानी, तो आप बोलोगे ग्वालियर, ग्वालियर। कब की? तो आप बोलोगे शीतकालीन, 6 महीने तक। वहीं अगर बात की जाए दूसरी राजधानी तो आप बोलोगे सर इंदौर, इंदौर कैसी? तो आप बोलोगे सर ग्रीष्मकालीन, ये भी 6 महीने तक, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये राजधानी। पार्ट सी की अगर बात करते हैं, पार्ट सी की, पार्ट सी, तो पार्ट सी में कौन सा क्षेत्र आता था? आप बोलोगे विंध्य क्षेत्र। कौन सा? विंध्य क्षेत्र, विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आप बोलोगे सर इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। क्या राजधानी हुआ करती थी? रीवा। इतना क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अलग अलग क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो अगर बात की जाए दोस्तों पार्ट ए के अंतर्गत क्या आता था? आप देखोगे महाकौशल। तो पार्ट ए के जो अंतर्गत आते तो उसके कौन होते? तो आप बताओगे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए के सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसके सीएम कौन थे? तो आप बोलोगे श्री लीलाधर सेठ, श्री लीलाधर सेठ। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों जो पार्ट सी के अंतर्गत आता था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या होता? जब आम चुनाव हुए दोस्तों, कब? 1952 में, 1952 में। तो यहां पे क्या होता था दोस्तों? यहां पे जो राज्य प्रमुख थे, यहां पे पहले राज्य प्रमुख हुए। राज्य प्रमुख कौन थे? राज्य प्रमुख, तो आप बोलोगे राज्य प्रमुख थे कौन? तो मार्तंड सिंह, मार्तंड सिंह। और इसी के अंतर्गत 2 रियासतें आती थी। एक थी कौन सी? बुंदेलखंड, और दूसरी कौन सी थी? बघेलखंड। तो आप देखो कि बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड है वहां के प्रमुख कौन थे? वहां के सीएम कौन थे? तो आप बताओगे यहां के कौन थे? तो आप बोलोगे कामता प्रसाद। वहीं अगर बात की जाए बघेलखंड में, तो बघेलखंड में कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह। जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं कब? 1952 के पहले की कहानी थी। जब आम चुनाव होते हैं कब? 1952 में, 1952 में आम चुनाव होंगे। जब आम चुनाव होंगे तो इन दोनों को एक करके एक मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इन दोनों को एक करके एक मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, मतलब एक सीएम बना दिया जाएगा। तो पार्ट सी का अगर सीएम आता है तो आप बताओगे कौन से? कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताइए। शंभू, जल्दी से बताइए। पार्ट सी के कौन थे? पार्ट सी के कौन थे? शंभूनाथ। कौन थे? शंभूनाथ, याद रखिएगा, शंभूनाथ, ठीक है ना। सीएम कौन थे? शंभूनाथ। अब वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, जो भोपाल स्टेट था, भोपाल स्टेट जो रीवा के अंतर्गत है, यहां का भी एक सीएम होता था। सीएम, तो भोपाल का पहले सीएम कौन था? तो आप याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। बस दोस्तों जल्द ही स्टार्ट होने वाला, खत्म होने वाला है आपका ये पार्ट। जल्दी से आपको बताना है, अच्छे तरीके से ये नोट्स बनाते चलना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये दोस्तों थोड़ा सा टफ चैप्टर है, थोड़ा मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ये वाला टफ चैप्टर है, गठन वाला, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जब आम चुनाव होते हैं, कब होते हैं? 1952 में। तभी क्या होता है? हमने बोला पुट्टी श्री रामुल्लू। पुट्टी श्री रामुल्लू क्या करते हैं?
भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी अलग राज्य की मांग करते हैं। कौन से आपकी? तेलुगु भाषी अलग राज्य की मांग करते हैं। तेलुगु भाषी अलग राज्य की मांग करते हैं और आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, जिसमें 58 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, पॉलिटी में या आप डीप में पढ़ने वाले हो। उसके बाद देखिए, चूंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश से हमें डाइवर्ट नहीं होना है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए अब इसके बाद एक आयोग का गठन किया जाता है। भाई भाषा के आधार पर ये मर गए, मरने के बाद क्या होता है आप देखोगे, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाई इसकी तो मांग पूरी हो गई। अब जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया भाषा के आधार पर, तो इसकी मांग तो पूरी हो गई। अब ये बात हुई दोस्तों कि एक की जब हम बात मान लेते हैं तो चार और खड़े हो जाते हैं। तो जब इसने इसकी मांग स्वीकार कर ली गई, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने वाला पहला राज्य बना दिया गया, तो अलग अलग जगह पे फिर विद्रोह चालू हो गया कि हमको भी। तो अब इन सबको बचने के लिए क्या किया गया, एक और राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, एक और आयोग का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसी का दूसरा नाम है कौन सा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब देखिए फजल अली आयोग इसे क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। 3 सदस्य थे इसमें। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य, तो आप बोलोगे 3 सदस्यीय। 3 सदस्यीय। पहला कौन था, तो आप बोलोगे सर पहले थे जो कि अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। दूसरा जो सदस्य था, दूसरा कौन था, हृदय नाथ कुंजरू। तीसरे कौन थे दोस्तों, तीसरे सदस्य कौन थे, तो आप बोलोगे के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर। दोस्तों ये थे अलग अलग, ठीक है ना, के.एम. पणिक्कर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, इसने भी अब क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों में जांच को शुरू कर दिया। भाई आयोग बना दिया गया। अब आयोग जाएगा तो क्या करेगा दोस्तों, आयोग जाने के बाद तो जांच करेगा, और जांच करता है। जांच करने के बाद क्या होता है दोस्तों, यह पाता है कि अलग अलग राज्य में भी जो धर आयोग थी, जेबीपी आयोग थी, उसने भी अपनी जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट को लोगों ने नहीं माना। उन्होंने बोला था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन किया जाए। तो देखिए जब विद्रोह होने लगा तो अब इन चीजों की जब सब चीज हो अध्ययन करने के बाद जब क्या आता है, फजल अली आयोग साल 2 साल बहुत अच्छे तरीके से जांच करता है। जांच करने के बाद क्या करता है दोस्तों, अपनी रिपोर्ट कब देता है, तो आप बोलोगे अक्टूबर 1955। अक्टूबर 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अपनी रिपोर्ट दे दी। अब रिपोर्ट में क्या कहा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। रिपोर्ट में पहली बात बोली गई, याद रखिएगा, पहली बात इसने बोला कि अगर किसी भूभाग या किसी राज्य में, किसी भूभाग या राज्य में 70% जनसंख्या एक भाषी है। कितनी दोस्तों, 70% जनसंख्या एक भाषी, मतलब एक भाषा बोलती हो, एक ही भाषा बोलती हो, एक भाषी हो, तो उसे भाषा के आधार पर गठित किया जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, अगर किसी क्षेत्र में 30% से ज्यादा, 30% से ज्यादा या अधिक, याद रखिएगा, अधिक द्विभाषी, कैसे हैं, द्विभाषी हैं, तो उस राज्य को प्रशासनिक आधार पर, किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर गठन किया जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन किया जाएगा।
तीसरी बात उन्होंने क्या बोली दोस्तों, तीसरी बात इन्होंने, बात तो बहुत सारी बोली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम देखते हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या बोला दोस्तों, इन्होंने बोला तीसरी बात कि भारत में 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश हों। ज्यादा डिटेल में दोस्तों आप उसको पॉलिटी में भी पढ़ोगे तो याद रखिएगा 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश हो। अब देखिए जब कोई कमेटी रिपोर्ट देती तो सरकार, ऐसा जरूरी भी नहीं कि उसकी पूरी की पूरी चीजों को एक्सेप्ट कर ले। तो यहां पे जब क्या होता है, जब 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। कब? 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को ऐतिहासिक दिन है। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। और जब पुनर्गठन किया जाता है तो याद रखिएगा जो सरकार के द्वारा था, तो यहां पे राज्य कितने माने गए, 14 राज्य माने। इस रिपोर्ट में तो 16 बोला गया था, लेकिन 14 राज्य माने और 6 केंद्र या संघ शासित, ठीक है ना, केंद्र शासित या संघ शासित एक ही है, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, जो फजल अली आयोग ने कितनी अनुशंसा की थी, 16 राज्यों की। लेकिन यहां पे याद रखिएगा ये भी पेपर में पूछा गया कि फजल अली आयोग द्वारा कितने राज्य और कितने संशासित प्रदेशों का सुझाव दिया गया था, तो उन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सुझाव दिया था। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई, राज्यों का नाम दे दिया गया, ABCD को हटा दिया गया। तो वहां पे क्या होता है आप देखोगे, राज्य 14 राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में अस्तित्व में आए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इतना क्लियर देखिए। ये जब सब कहानी चल रही थी, तो जब फजल अली आयोग 1 नवंबर 1956 में ये सब कर रहे थे, अब जब 1 नवंबर 1956 को गठन होने वाला था, तो मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र जो कि पार्ट ए के अंतर्गत आते थे दोस्तों, ये मराठी भाषी कुछ क्षेत्र थे, मराठी भाषी कुछ क्षेत्र थे। क्योंकि जब भाषा के आधार पर गठन हो ही रहा था, तो ये मध्य प्रदेश की ये 8 ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे राजधानियां थी, ऐसे जिले थे जो कहां आते थे, आप बोलोगे पार्ट ए के अंतर्गत आते थे ये क्षेत्र। तो चूंकि मराठी भाषी थे इसलिए इसको महाराष्ट्र को दे दिया गया। तो ये कौन कौन से थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से बताते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बस दोस्तों 5 मिनट की और क्लास बची है, थोड़ा सा और सब्र करिएगा। तो याद रखिएगा फजल अली आयोग ने पहले क्या बोला, अगर किसी राज्य में 70% एक भाषी है तो उसे भाषा के आधार पर गठन किया जाएगा। लेकिन अगर 30% से ज्यादा द्विभाषी व्यक्ति वहां रह रहे हैं तो उसको प्रशासनिक, भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उन्हें रखा जाएगा। तीसरी बात उन्होंने बोला कि भारत में 16 राज्य बना दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। तो भाई जब रिपोर्ट रखेगी सरकार बोले आपकी पूरी बात तो मानेंगे नहीं, तो यहाँ पे 14 राज्य कर दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या होता है दोस्तों, आज हम पहला चरण पढ़ रहे हैं। तो पहला चरण में हमको पढ़ना क्या है, 1947 से 1956 तक। तो 1956 तक की कहानी बस थोड़ा सा और देख लीजिए, 2-3 फैक्ट, उसके बाद 1956 तक की कहानी होती है क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट था ये दे दिया जाएगा किसको, आप बोलोगे ये दे दिया जाएगा महाराष्ट्र को। तो यहां से इसको मिटा देते हैं। तो मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को ये वाला स्वरूप आ जाता है। देखिए मध्य प्रदेश का जो अब स्वरूप बनता है 1 नवंबर 1956 को, तो ये स्वरूप आ गया, ये स्वरूप आ जाता है जो कि सन 2000 तक चलता है। ये स्वरूप आ जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब यहां पे देखिए मध्य प्रदेश में उस समय 8, कितने दोस्तों, 8 मराठी भाषी क्षेत्र थे। कौन कौन से, तो आप बोलोगे नंबर 1 अकोला, नंबर 2 अमरावती, नंबर 3 नागपुर, नंबर 4 भंडारा, नंबर 5 वर्धा, नंबर 6 यावतमाल, नंबर 7 चांदा। क्या नीचे का दिख रहा है, देखिए क्या नीचे का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है चांदा। और नंबर 7, नंबर 8 बुल्ढाना।
तो दोस्तों ये 8 क्षेत्र ऐसे थे जो कि किसको दे दिए गए, ये नीचे वाले के क्षेत्र थे, ये महाराष्ट्र में चले गए। यह क्षेत्र, यह भूभाग जो मध्य प्रदेश का था, तो ये मध्य प्रदेश अब एक इस क्षेत्र में आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक यहां पे होती थी दोस्तों राजस्थान पे जिसका हक था, कौन सी, सिरोंज तहसील। तो सिरोंज तहसील को दे दिया गया किसको, आप बोलोगे जो राजस्थान की सिरोंज तहसील तो वह विदिशा को दे दिया गया, और मध्य प्रदेश की एक जो सुलेनटप्पा तहसील तो वह राजस्थान को दे दी गई। तो याद रखिएगा एक्सचेंज कर लिया गया, मतलब चेंज हुआ सबसे ज्यादा पार्ट ए में, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ पार्ट बी में, लेकिन पार्ट सी सेम था, पार्ट सी में कोई चेंज नहीं हुए। अब देखिए 1 नवंबर 1956 की कहानी, 1 नवंबर 1956 को इसका नाम ABCD मिटा करके क्या पड़ गया, आप बोलोगे इसका नाम पड़ गया सबका प्यारा हमारा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश नाम दे दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसकी राजधानी किसे बना दिया गया, तो राजधानी बना दिया गया भोपाल को। भोपाल उस समय क्या होता था, सीहोर की एक तहसील थी, जिला नहीं था। क्या बना दिया गया, राजधानी भोपाल को बना दिया गया। राजधानी भोपाल को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नाम दे दिया गया, राजधानी भोपाल को बना दिया गया, राजधानी भोपाल को बना दिया गया। साथ में दोस्तों देखिए इसके मुख्यमंत्री कौन बने, पहले मुख्यमंत्री, तो आप बताओगे पहले मुख्यमंत्री पंडित शंभू कौन बने, जल्दी से बताइए। ये तो पता होगा मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। शंभू या रविशंकर शुक्ल, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी। शंभू चरण शुक्ल या रविशंकर शुक्ल, जल्दी से बताइए। तो पहले बने पंडित, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो मध्य प्रदेश के जो पहले कौन से बनते हैं सीएम, कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन बनते हैं दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं। याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बनते, पंडित रविशंकर शुक्ल, शुल्क लिख गया दोस्तों, क्या शुक्ल। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों पहले राज्यपाल, राज्यपाल कौन बनते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों यहां तक आपकी 1947 से 1956 तक की कहानी हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में सर थोड़ा कम चर्चा की है दोस्तों, क्योंकि ये पॉलिटी का विषय है, यहाँ पे हम मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश से हमको डाइवर्ट नहीं होना है। तो याद रखिएगा मैं जो कहानी थी वो मेरे द्वारा बता दी गई। अब देखिए 1947 से हमने पहला चरण देख लिया, उसके बाद कल हम देखेंगे दोस्तों दूसरा और तीसरा चरण। तो यहाँ तक आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। हमारा पढ़ाई हुआ आपको कैसा लगा, आपको ये डेटा कैसा है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए आपके सामने शाम को फिर से उपस्थित होता हूं मैं बायो लेकर के, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपको इन सारी चीज़ों की PDF चाहिए, ये जो भी यहाँ पे MP पुलिस और जेल पुलिस के जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उन सब की PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।